गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रात्मक क्रांति के बारे में। मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है। यह कोर 1 का टॉपिक है, जिसमें से हम पढ़ेंगे कि मात्रात्मक क्रांति होती क्या है, उसका उद्देश्य, विकास और आलोचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। अगर मात्रात्मक क्रांति के बारे में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके में कैसे लिखना है उसके बारे में चलिए आज बताते हैं। हम लोग मात्रात्मक क्रांति, आखिर क्रांति क्यों आया गया है उसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार का विषय के अस्तित्व के लिए, भूगोल विषय के अस्तित्व के लिए ये वैज्ञानिकों द्वारा यह क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, तो बोलेगा कि क्या सर अस्तित्व इसका मिटते जा रहा था क्या? बोले नहीं, मिटने का नहीं। जैसे कभी भी कोई भूगोल को एक विषय मान लिया गया था। विषय तो जान रहे थे कि सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट को वैज्ञानिक रूप देना बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें ना थ्योरी था, ना कुछ करना था, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं बताया जा रहा था जिसको हम वैज्ञानिक के रूप में दे रहे थे। क्योंकि ये अदर जो सब्जेक्ट वाले थे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये सब थ्योरी से होते हैं, तो वो साइंस का दर्जा उसको प्राप्त है। तो इस सब्जेक्ट को कैसे दर्जा प्राप्त हो, इसके बारे में उसी के लिए क्रांति शुरू हुई थी। सर्वप्रथम जीके जीफ ने दिया था कि थ्योरी, जब बोला गया कि आपका में थ्योरी नहीं, ये नहीं है, तो आपको कैसे साइंस का दर्जा दिया जाए, तब इससे यहाँ के वैज्ञानिकों ने लेकर एक मॉडल्स तैयार किए, चार्ट तैयार किए, बहुत सारे गणनात्मक कोई थ्योरी दिए। ऐसे में सबसे पहले दिए थे हमारे जीके जीफ ने, सबसे आगे आए हुए थे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि भूगोल का विकास जो किस प्रकार से हुआ, कि भूगोल सर्वप्रथम कहाँ से आया। हमारे भूगोलवेताओं के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे प्राचीन काल में, मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में कैसे भूगोल का विकास होते गया उसके बारे में पढ़े हुए थे। कैसे यूनानी आए हुए थे। हाँ, एक समय ऐसा आया हुआ था जिसमें भूगोल का जीरो विकास हुआ था, जिसमें ईसाइयों ने यह मान लिया गया था कि उन लोगों का जो बाइबल में जो लिखा हुआ वही सत्य है, और जो खोज अगर करता है तो उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे। तो उसी में आलोचनात्मक भी होता है। अगर आप बोलते हैं कि हमारे बोलेगा उद्देश्य, उसका उद्देश्य था विकास कैसे हुआ सो जान गए। आलोचना क्या होता है कि कोई भी अगर कोई बोलता है कि हम साइंस का दर्जा इसे प्राप्त करेंगे, तो वो आलोचना करता है कि आप में इसमें थ्योरी नहीं है, या फिर आप में इसमें कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है जिसको इसको विज्ञान का विषय का दर्जा दिया जाए। तो ये क्या हुआ, एक आलोचना हुआ। तो उस आलोचना का जवाब में ये लोग वहाँ पे अपना साक्ष्य प्राप्त देंगे, साक्ष्य जमा करेंगे, तब उन्हें उस विषय में उसे क्या बोला जाएगा, उस विषय की मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रात्मक क्रांति के बारे में। मात्रात्मक क्रांति क्या है वो थोड़ा सा जान लिए। अब मात्रात्मक क्रांति के डेफिनेशन क्या लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्या है चलिए आइए देखते हैं क्या बताया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्णनात्मक भूगोल, ये वर्णनात्मक भूगोल है ना, वर्णनात्मक की सिर्फ वर्णन करना को अस्वीकार कर सिद्धांतों एवं मॉडलों के निर्माण पर बल दिया जाने लगा। इसलिए भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकी का वृहद पैमाने पर उपयोग किए जाने लगे। यह जो उपयोग करने जाने लगे, उसी के यह जो नया बदलाव आया, उसी को हम क्या कहते हैं, ये मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। मात्रात्मक क्रांति किसे कहते जाएंगे, जितने बदलाव आने लगे, मॉडल देने लगे, थ्योरीज देने लगे सारे वैज्ञानिक लोग, उसी को भूगोलवेता लोग वर्णनात्मक भूगोल से कहा सिद्धांतों और मॉडलों पे बल देने लगे। इसलिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकी वृहद पैमाने पर उपयोग किए जाने लगा। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुनिष्ठता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभर कर आया। भूगोल में मात्रात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जीके जीफ है, ये जीस नहीं है, जीफ है, जीफ। ठीक है, जीके जीफ ने दिया था, ने किया। इस तरह भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक एवं गणितीय विधियों का प्रयोग ही मात्रात्मक उपागम कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलें कि वैज्ञानिक मतलब भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक और गणितीय विधियों का जो
यूज़ करने लगे, उसका प्रयोग करने लगे, उसी को मात्रात्मक क्रांति का रूप में जानते हैं। ये क्रांति कब उभर कर सामने आया, जब उन्हें यह मेन बात है इसमें क्या, ये लिखना नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह था कि जो यहाँ जो भूगोलवेत्ता थे उसे साइंटिस्ट का जो दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उससे इसी सब कुछ चिढ़ था, जिसके कारण ये सब थ्योरी और मॉडल का ये बात नहीं कि जो थ्योरी मॉडल दिया वो गलत दिया है, अच्छे दिए हैं। इसके कोई कुछ आलोचना ऐसी होती है जिससे अच्छे कार्य करवाते हैं, तो उसी प्रकार अच्छे कार्य करवाएं इन लोग से। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति था क्या था हम समझ लें। अब देखते हैं उनके उद्देश्य के बारे में कि मात्रात्मक क्रांति था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है भूगोल का वर्णनात्मक विषय से वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विषय में परिवर्तन। पहला है, चलिए पहला देख लेते हैं क्या लिखा है, वर्णनात्मक विषय। वर्णनात्मक विषय किसे कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ वर्णों द्वारा बतलाया गया हो, ना उसमें चार्ट का उपयोग है, ना मॉडल का उपयोग है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, एक वर्णनात्मक होता है, एक चित्रात्मक होता है। जैसे हिंदी विषय पढ़ते हैं, उसमें क्या वर्णनात्मक है, सिर्फ हिंदी का कोई कहानी दिया रहता है, अगर उसमें चित्र का उपयोग करके किसी को उसका कहानी लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चित्रात्मक। बहुत सारे ऐसे तो उसमें हम लोग का क्या वर्णनात्मक विषय थे, उसे वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विषय में परिवर्तन करना। विश्लेषण मतलब विश्लेषण ऐसे कि हम किसी मतलब उस चीज़ को आगे जाके हम उसको विश्लेषण कर सकें, उसको अच्छे तरीके से बदल सके, या उसका परिवर्तन कर सके, या उसका अध्ययन कर सके, बहुत अलग अलग चीज़ों से कोरिलेट कर सकें। ये सब चीज़ क्या है, विश्लेषणात्मक। ठीक है, ऐसे उस पर जोर दिया गया, परिवर्तन आया, उसी का उद्देश्य था क्रांति का। भौगोलिक तत्वों, दूसरा क्या है, भौगोलिक तत्वों के स्थानिक वितरण को तर्क संगत, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। हमारे भौगोलिक मतलब भौगोलिक जितने भी तत्व है उसका जो वितरण है उसको तर्क पूर्वक मतलब उसका कुछ ऐसे नहीं कि किसी भी तरह इधर से उधर हम क्या कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, लेकिन हाँ इसका तर्कपूर्ण। जैसे अभी हम क्या है कि किसी भी मृदा का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक यूज़ करते हैं। काली मृदा, लाल मृदा में क्या किस प्रकार के होते हैं, लाल मृदा कैसे मतलब लावा से बनते हैं, और ये लावा कहाँ ज़्यादा पाया जाता था, वहाँ पे लाल मृदा बना था। अब ये क्या है कि लेटराइट मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी कैसे यूज होता है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये सब क्या कोरिलेट करके क्या साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सारे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या लिखा है, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, तीसरा क्या है, साहित्यिक भाषा के स्थान पर। साहित्य भाषा क्या है, हमारे जैसे बड़े बड़े साहित्य होते हैं ना, साहित्य क्या लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यंग लिखते हैं। ये सब चीज़ क्या है, साहित्य है, मतलब सिर्फ लिखावट रहता है उसमें। तो साहित्यिक भाषा के स्थान पर वैसे भाषा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो साहित्यिक भाषा है। इसके स्थान पर गणितीय भाषा का प्रयोग करना। कुछ ऐसे टर्म्स में गणित का भाषा का उपयोग करने से मतलब करने पर जोर दिया जाना इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि हम लोग अभी हमने जलवायु को बांटा गया था कोपेन द्वारा जलवायु को बांटा ना विश्व को। सब में क्या है, अल्फ़ाबेटिक यूज़ किया हुआ है, ये एफ है ना, ये उष्णकटिबंधीय, बी उष्णकटिबंधीय, एफ फिर क्या है CAW, ये सब क्या है, सब A to Z ए से लेकर बहुत सारे ऐसे कैपिटल वर्ड यूज़ किए गए हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज़ किए गए हैं, जिसके कारण हम लोग वर्गीकरण करने में आसानी होती है किसी भी क्षेत्र का जलवायु के बारे में। जलवायु ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे अक्षांश देशांतर में डिग्री का, बेलनाकार, प्रक्षेप का, ये सब क्या यूज़ है, ये सब सारे गणितीय भाषा है। ठीक है, तो ये सब यूज़ के पर जोर दिया गया, साहित्यिक भाषा को छोड़कर गणितीय भाषा का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल में कोपेन का दे देना, विश्व की जलवायु में के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु के AF के अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा क्या है, मॉडलों, सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना तथा अनुमान लगाना एवं भविष्यवाणी करना।
ये क्या है, सब साइंस का क्या है, साइंस का टर्म्स है। क्या है, मॉडल, सिद्धांत, किसी भी चीज़ को सिद्धांत द्वारा बताया जाना, नियमों का निर्माण करना कि उसी नियम के द्वारा ही बनेगा। जैसे कि हम लोग अक्षांश देशांतर के नियम के द्वारा ही किसी देशांतर के द्वारा हम क्या करते हैं, टाइम का क्या कहते हैं, टाइम का पता लगाते हैं। और अक्षांश और देशांतर दोनों मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, ये किसी भी स्थान का अस्थाई पता का मतलब पता कराते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, नियम है एक प्रकार का। तो नियमों का निर्माण करना, उसका परिकल्पना करना, उसका निरीक्षण करना, उसको नए नए टर्म से यूज करना तथा अनुमान लगाना। अनुमान भी लगाया जा सकता है कि उस एरिया में अभी क्या है कि ये क्या वायु दाब में कमी आई है, तो कहाँ वर्षा होगी, किधर से हवा जाएगी, ये सब क्या अनुमान लगाना है। भविष्यवाणी करना कि हाँ बहुत सारे इतने देश में इतने इतने ईयर बाद ये भी हो सकता है, अभी जब इतने टर्म्स हो रहे हैं, अभी के गणना करके आगे का भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब क्या है, ये सब साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब क्या है, भूगोल को ठोस, जो पांचवा है ना, भूगोल को ठोस, सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान करना। भूगोल को ठोस, सैद्धांतिक, सिद्धांत एवं दार्शनिक आधार प्रदान करना, ताकि इसे एक वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके। वही चीज़ है, जितने ऊपर में टर्म्स थे, सिद्धांत और दार्शनिक के आधार पर जितने भी दर्शन शास्त्र है उसका यूज करके इसका क्या है भूगोल को बनाना, ताकि जो विज्ञान विषय है वो विज्ञान विषय बनाया जा सके। ठीक है, हम लोग इसका क्या है उद्देश्य के बारे में जान लिए, मात्रात्मक क्रांति के ये पांचों उद्देश्य के जानकारी हैं। अब हम जानेंगे कि इसका जो विकास कैसे हुआ, मात्रात्मक क्रांति का विकास कैसे किया, उसके बारे में जानते हैं। पहले क्या था जानता है, मात्रात्मक क्रांति जो सबसे प्रायः यूज हुआ है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हम लोग बोले थे ना द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 के बीच में, इसी समय इसका उदय हुआ था। ठीक है, भूगोल में मात्रात्मक, पहला क्या है विकास में देख लेते हैं। विकास में क्या है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक उपागम वही है कि प्रारंभ का श्रेय जीके जीव को जाता है। जीके जीव जो महोदय है, सर्वप्रथम उन्होंने यह एक क्या नियम दिया है, उन्होंने क्या नियम दिया है देखते हैं। इन्होंने नगर नियोजन और इसके विकास के लिए कोटि आकार नियम प्रतिपादित किया है। आगे जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, कोटि आकार नियम क्या है, वह एक ऐसा नियम है जिसके नगर नियोजन मतलब किसी भी नगर को किस प्रकार से नियोजित किया जाता है, उसको सेटलमेंट कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में, किस क्षेत्र में किस प्रकार के घर मतलब आवास पाए जाते हैं, ये सब चीज़ ये कि किसका एक नियम के द्वारा कोटि आकार नियम का प्रतिपादित करके बतलाया। इस सूत्र ने, यह सूत्र के द्वारा कि यह एक प्रकार का सूत्र दिया है इसमें कि किस क्षेत्र में कितना घनत्व ज़्यादा रहेगा, किसकी ओर ज़्यादा जनसंख्या ट्रेवल करेगा, ये सब सारी चीज़ क्या है, ये कोटि आकार नियम के अंदर आते हैं। इसमें इस सूत्र ने विश्व में नगर नियोजन और नगरीय सेवा केंद्रों के विकास के लिए एक सामान्य सार्वभौमिक नियम दिया और इसका प्रयोगिक विकसित देशों में प्रमुखता से किया गया। ये ज़्यादातर विकसित देशों में प्रमुखता से किया गया क्योंकि उसमें अच्छे तरह से टर्म उसी का विश्लेषण करके यह बनाया गया था। जो भी डेटा लिया गया था जीके जीव द्वारा, वो विकसित देशों का लेकर इस क्या कहते हैं इस सूत्र का निर्माण किया था। इसलिए जो यह सटीक बैठता है वो शहरों क्षेत्रों में और विकासित क्षेत्रों में सटीक रहता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है यूएसए में भी मात्रात्मक क्रांति का क्या हुआ, बेरी और बुंगे का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बेरी हुआ, ये भूगोलवेता है, और बुंगे भी भूगोलवेता है। बेरी और बुंगे का महत्वपूर्ण योगदान, उन्होंने सिद्धांतिक भूगोल पुस्तक लिखी है। एक भूगोल का जो पुस्तक लिखा है उसका नाम सिद्धांतिक भूगोल रखा हुआ है, और सिद्धांत या मॉडलों को प्रतिपादित किया है। उसमें बहुत सारे सिद्धांत और मॉडल का उन्होंने दिया है, वही क्रांति जब मात्रात्मक क्रांति का युग था उस समय। ठीक है, तीसरा है मात्रात्मक उपागम के विकास की प्रक्रिया में मानक विचलन विधि, बहुचर विधि तथा निकटतम पड़ोसी विधि का
प्रयोग किया जा गया है। 1970 के दशक में उपग्रह आधारित अध्ययन का भी प्रयोग किया जाने लगा। बहुत सारे अभी यूज करने लगे ना हम लोग साइंटिफिक टर्म्स, जैसे 1970 के दशक के बाद हम लोग क्या GIS हम लोग यूज़ करने लगे हैं। सैटेलाइट के बारे में दूरसंवेदी तकनीकी का यूज़ करने लगे हैं। वो सब क्या साइंटिफिक टर्म्स है। मात्रात्मक भाग में क्या है, मानक विचलन हम लोग पढ़ेंगे आगे। मानक विचलन का सूत्र यूज़ करने लगे हैं कि किस प्रकार से कितना विचलन होता है। फिर बहुचर विधि का यूज़ करने लगे, निकटतम पड़ोसी विधि का यूज़ होने लगा। ये सारे टर्म्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब क्या है, ये सब सारे गणनात्मक और साइंटिफिक जो विषय किसकी ओर, विज्ञान विषय की ओर प्रेरित करता है भूगोल को। ठीक है। चौथा हो गया क्या, नगरों के प्रभाव क्षेत्र को समझने के लिए तथा मानव के प्रवास संबंधी निष्कर्ष के लिए गुरुत्वाकर्षण मॉडल का प्रयोग किया जाने लगा। ये देखो नगरों के क्षेत्र प्रभाव कहाँ कहाँ तक क्षेत्र प्रभाव है, उसका गुरुत्वाकर्षण मॉडल का कहाँ, जैसे किसी भी क्षेत्र से अगर कोई सामान खरीदता है तो वह कितने दूरी तक ट्रेवल करता है, वो किस और ट्रेवल करता है, ये सारी चीज़ किस में हम लोग गुरुत्वाकर्षण मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से यह मॉडल बतलाता है कि हमें ज़्यादा जो परिवहन होता है किस क्षेत्र में होता है, जो मनुष्य जो है वो ज़्यादा कहाँ विचलित मतलब यात्रा करते हैं और कहाँ से अपना बसाव रखते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग इसके विकास के बारे में धीरे धीरे पढ़ लिए, कहाँ तक पहुँच गए, उसके विकास के बारे में जान लिए। अब इसमें जब कोई भी क्रांति चलता है उसमें आलोचना बहुत होती है, चाहे वो हम अभी भी देख लें, बहुत सारे ऐसे जुलूस निकलता है क्रांति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बदलाव के लिए, तो उसमें विपक्ष पार्टी भी रहती है ना, तो इसमें भी विपक्ष होता है। तो और विपक्ष क्या करता है, आलोचना करता है। क्या करता है, मात्रात्मक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के साथ ही इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके कारण इसकी आलोचना भी की गई। इसके प्रमुख आलोचक व्यवहारात्मक भूगोलवेत्ता थे। इसमें आलोचनात्मक जो व्यवहारात्मक भूगोलवेत्ता थे वो दिए। इसमें व्यवहारिक में तो व्यवहारिक ज्ञान में क्या है, व्यवहारिक ज्ञान में वर्णनात्मक विश्लेषण है, वही चीज़ है कि उन लोग भी आलोचना किया। इसके अनुसार भूगोल सामाजिक विज्ञान है। इन लोगों के अनुसार बोला गया कि जो भूगोल है वो सामाजिक विज्ञान है, इसे साइंस का दर्जा ना दिया जाए। इसमें गणितीय सूत्र में मानवीय व्यवहारों को स्थान नहीं दिया जा सकता। बोल रहा है कि इसमें गणितीय सूत्र में मानवीय व्यवहारों का स्थान नहीं दिया जा सकता, मतलब इसमें गणित का यूज नहीं कर सकता जो व्यवहार मानवीय व्यवहार में। तो इसको प्रूव करके किसने दिखाया, जीके जीफ आए, बुंगे आए, ये सब सारे जितने भी नए नए आए जो जिन्होंने क्या है ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में सहयोग दिए। ठीक है। ये जितने भी चीज़ थे आलोचना किया, आलोचना होने के बाद इन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद क्या होता है, वह जो जिस चीज़ के लिए वह फाइट कर रहा है कि विज्ञान विषय दिया जाए उसे वह प्राप्त हो जाती है एक समय पे। अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे ज्योग्राफी को 2 टर्म्स में रखे हैं, ज्योग्राफी साइंस, ज्योग्राफी आर्ट्स। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ ज्योग्राफी साइंस ही होता है, ज्योग्राफी आर्ट दोनों अब यहाँ टर्म। लेकिन यहाँ से बाहर चले जाइएगा दूसरे देशों में तो वहाँ सिर्फ एक ही है, साइंस ही है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके निष्कर्ष, इसका क्या निकलता है। इतना कोई भी अगर हो रहा है, कोई भी क्रांति हो रहा है तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकला होगा। चलो अब देखते हैं ये क्या हुआ। मात्रात्मक क्रांति आंकड़ों पर आधारित है, अतः आंकड़ों की शुद्धता निष्कर्ष की शुद्धता के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहा है, मात्रात्मक क्रांति आंकड़ों पर आधारित है, चाहे वह पॉपुलेशन का हो या फिर हमारे गणनात्मक किसी भी क्षेत्र का स्थिति प्राप्त करना हो, है ना, जलवायु के बारे में प्राप्त करना हो, सबका क्या आंकड़ा शुद्ध रहेगा तो उसका जो हमें जो मिलेगा उसका निष्कर्ष मिलेगा वो भी शुद्ध होगा, मतलब सही होगा, सटीक होगा। यदि आंकड़े अशुद्ध हो तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आंकड़ा हमारे गलत हो तो हमारा अनुमान लगाना भी गलत हो जाएगा कि वहाँ वर्षा होगा कि नहीं। आंकड़ा सही रहेगा तो सटीक न लग जाएगा। इन्हीं कारणों से मात्रात्मक उपागम के प्रयोग की आलोचना कई भूगोलवेत्ताओं द्वारा की जाने लगी। बहुत सारी आलोचना भी हुआ इसमें भी, बहुत एक एक टर्म में जहाँ जहाँ पे ये लोग जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा अगर पाते थे कि कमियां हैं उस कमियों को बढ़ा चढ़ा के आलोचना करते थे।
तो इन आलोचनाओं के बावजूद मात्रात्मक उपागम के प्रयोग में भूगोल की अधिक वैज्ञानिक विश्वसनीय और गद्यात्मक विषय बना दिया। इतना आलोचना हुआ, फिर भी जो मात्रात्मक क्रांति का जो योगदान था, भूगोल को वैज्ञानिक और विश्वसनीय गद्यात्मक विषय भी बना दिया। उसको अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर गया। तो मात्रात्मक क्रांति यही है। अच्छे तरीके से समझ लिए। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, टॉपिक कैसे लिखना है और कैसे पन्ने भरेंगे जिसके कारण अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। इसलिए उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आज डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही।